नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जश्व संधि। दोस्तों, हमारा मुख्य विषय जो है, प्रश्न ये आता है कि जश्व संधि होती क्या है, जश्व संधि के उदाहरण कौन कौन से हैं जिसके माध्यम से जश्व संधि का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जश्व संधि कैसे पहचाने हम, या इसकी परिभाषा कैसे लिखें। तो दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और हाँ दोस्तों, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो या अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोज है उन सभी के नोटिफिकेशन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपके किसी अपने के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो या टॉपिक मिस ना हो। और दोस्तों, ये वीडियो भी आप लोग एंड तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक को भी आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए, मतलब ये टॉपिक, और आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों, जश्व संधि में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसमें एक सूत्र है इसका भी। जैसे हर संधि का एक सूत्र होता है जो उसकी पूरी कहानी का निर्धारण करता है, वैसे ही जश्व संधि का भी एक सूत्र है जो इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, और वो सूत्र है झलाम जशोन्ते। अब दोस्तों, ये जो सूत्र है झलाम जशोन्ते, ये हमारे महर्षि पाणिनि द्वारा कृत जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें इसकी संख्या है 8.2.39, मतलब ये 8वें अध्याय में है उसके, और 39वां सूत्र है जिसमें झलाम जशोन्ते जश्व संधि से संबंधित पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है दोस्तों, इसमें 3 शब्द हैं, 3 पद हैं, झलाम जशह अंते। अंते मतलब पद के अंत में जब झल वर्ण का कोई भी वर्ण हो, झल प्रत्याहार का, तो उसके स्थान पर क्या होगा, जश प्रत्याहार का वर्ण का आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब झल और जश 2 प्रत्याहार हैं, ये तो हम समझ ही गए। तो इनके अंतर्गत कौन कौन से सूत्र आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों, झल प्रत्याहार जो है इसके अंतर्गत हमारे अंतिम 7 जो माहेश्वर सूत्र हैं वो आते हैं। कौन कौन से, वो है झभय घढ़दश, जब गढ़दश, खफ छठथ चट तव, कपय शशसर हल। ये जो 7 सूत्र हैं हमारे, जो माहेश्वर सूत्रों के अंतिम 7 सूत्र हैं, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और इन्हीं को दूसरी भाषा में समझें तो दूसरी भाषा में कहें अगर अंकों की संख्या में, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण, उनके साथ ही जो ऊष्म व्यंजन वर्ण है वो हमारे जो है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और अब आता है दूसरा प्रत्याहार जो है जश। अब इसके अंतर्गत क्या है, जो 5 वर्ग है हमारे कुचु टुतु पु, उसी का प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण जो है हमारा जश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। जो झल के अंतर्गत भी आता है, लेकिन वो जश के अंतर्गत अलग से उसका एक प्रत्याहार बना रखा है, एक सूत्र का है, जो सिर्फ जो है जब गड दश, ज ब गड द, 5 वर्णों का तृतीय वर्ण, ये जश प्रत्याहार हो गया। अब दोस्तों, यहां जो कहा गया है वो यही कहा गया है जो हमने पीछे पढ़ा है, समझा है, कि प्रथम पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर जश प्रत्याहार का किसी भी वर्ण का आदेश हो जाएगा। ठीक है, और जब आदेश होगा तो यही जश्व संधि कहलाता है। अब दोस्तों, स्थानीय क्या है, स्थानीय जिनके स्थान पर आदेश होगा जो है हमारे झल प्रत्याहार के वर्ण। ठीक है, अब झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हम पहले ही पता कर चुके हैं। हमारे प्रत्येक वर्ग, जो 5 वर्ग हैं, कुचु टुतु पु, कादयो मावसाना, इनके 5 वर्ग आते हैं, और इनके अलावा आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो ये जो आते हैं ये इनके उच्चारण स्थान के हिसाब से हमने यहाँ लिख रखे हैं। तो दोस्तों, यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पे होगा। ठीक है, जैसे हमारे क वर्ग और ह कार का, ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य, और इनके स्थान पर अगर ये पूर्व पद के अंतिम वर्ण में होते हैं पदांत में, तो इनके स्थान पे जो परिवर्तित वर्ण आएगा, आदेश होगा जिस वर्ण का, वो भी कंठ्य वर्ण ही होगा, और वो इसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा। ठीक है, ग। तो ऐसे ही च वर्ग और शकार जो है हमारा तालव्य वर्ण है, और तो तालव्य वर्णों के स्थान पे जो आदेश होगा वो च वर्ग के ही तृतीय वर्ण ज वर्ण का आदेश होगा, क्योंकि वही तालव्य है। ऐसे ही ट वर्ग और श जो मूर्धन्य वर्ण है, उनके स्थान पर ट वर्ग के ही तीसरे वर्ण मूर्धन्य जो ड है उसका आदेश होगा। ऐसे ही त वर्ग और स वर्ग दंत्य वर्ण है, इनके स्थान पे यही दंत्य वर्ण, इसी वर्ग का तृतीय वर्ण जो है द, उसका आदेश होगा। और प वर्ग जो है इसके स्थान पर प फ ब, इसी का तृतीय वर्ण ब,
जो आदेश होगा ओष्ठ्य वर्ण। तो दोस्तों उच्चारण स्थान के हिसाब से आदेश होता है, और जिसे स्थानेंतरतमः भी कहते हैं हम। जिस उच्चारण स्थान का वर्ण पहले है उसी उच्चारण स्थान का जो आदेश होगा उसी उच्चारण स्थान वाले उससे होगा, क्योंकि जो आदेश होंगे वो हमारे पास जब गड द 5 हैं आदेश, ठीक है, जो वर्ण है जिनका आदेश करना है। अब ऐसे थोड़ी ना कि क वर्ग है जो कंठ्य वर्ण है और उसके स्थान पे हम मूर्धन्य वर्ण का आदेश कर दें या दंत्य वर्ण का आदेश कर दें, या हम क्या बोलते हैं दंत्य वर्ण के स्थान पर तालव्य वर्ण का आदेश कर दें या कंठ्य वर्ण का आदेश कर दें। ये तो उल्टा हो जाएगा ना। इसीलिए कि एक सम्यक रूप से बना रहे, जश्व संधि समझ सके और एक क्रम बना रहे, इसलिए निर्धारित किया गया है स्थानेंतरतमः सूत्र। मतलब जिस उच्चारण स्थान का वर्ण हमारा पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा, पदांत वर्ण होगा, उसके स्थान पे जब परिवर्तन होगा तो उसी उच्चारण स्थान के वर्ण का आदेश होगा जो उसी वर्ग का तृतीय वर्ण होगा। तो ये पूरी कहानी एक तरह से निर्धारित होती है और बहुत ही मनोरंजक है, बहुत आसानी से समझ आने वाली कहानी है ये। अब दोस्तों जश्व संधि हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी पदांत जश्व संधि, दूसरी होती है अपदांत जश्व संधि। पदांत मतलब पद के अंत में होने वाली जश्व संधि, और अपदांत मतलब इसमें पद का कोई वो नहीं है, पद नहीं, इसमें धातु के साथ भी हो जाती है। जैसे धातु होती है ना, कोई भी धातु ले लो हम जिसमें क्या बोलते हैं प्रत्यय जोड़ के शब्द बनते हैं, तो उस धातु के साथ भी संधि हो जाती है जश्व संधि, तो वो अपदांत जश्व संधि के उदाहरण कहलाते हैं। तो अब हम इन दोनों के उदाहरणों को, इन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों हम पदांत जश्व संधि के उदाहरणों को देखेंगे। तो इसका पहला उदाहरण है हमारा अजंतः, अच धन अंतः। अच का जो अंतिम वर्ण है च, वो झल प्रत्याहार का है, च वर्ग का प्रथम वर्ण, और इसके स्थान पर इसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाएगा क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पे। तो वो क्या होगा, च के स्थान पे ज आ जाएगा, च छ ज बन जाएगा अज धन अंतः अजंतः। ऐसे ही एतत् धन मुरारी, इसमें एतत् का अंतिम वर्ण क्या है, त वर्ग का प्रथम वर्ण है, और इसके स्थान पे इसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाएगा जो होगा एतद् धन मुरारी। बना क्या, एतद् मुरारी। अब दोस्तों इसके अलावा 2 और उदाहरण है, जैसे वाक धन ईशः। तो वाक का जो अंतिम वर्ण क है, क वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो क्या होगा, वाग धन ईशः वागीशः। ऐसे ही दोस्तों जयत धन रथः, जयत का अंतिम वर्ण त है, त वर्ग का प्रथम वर्ण, उसके स्थान पे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण द हो जाएगा, जयत धन रथः जयद रथः। दोस्तों अभी हमने जो उदाहरण पढ़े, इनके अलावा इसके और भी अन्य उदाहरण है पदांत जश्व संधि के, जो है जैसे षडाननः, षट धन आननः। षट के ट अंतिम वर्ण जो ट वर्ग का प्रथम वर्ण है, ट वर्ण, उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाएगा, ट ठ ड आ जाएगा, तो षड धन आननः षडाननः। ऐसे ही दिक धन अंबरः, दिक के क जो है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण क ख ग आ गया, तो दिक धन अंबरः दिगंबरः। सुप धन ईशः, प के स्थान पर ब आ जाएगा, शुभ धन ईशः सुबीशः। ऐसे ही जगत धन ईशः, त के स्थान पर फिर द आ जाएगा और जगदीशः शब्द बन जाएगा। तो ये इसके सारे उदाहरण है, ठीक है। पदांत जश्व संधि यहाँ क्लियर होती है पूरी। अब दोस्तों पदांत के बाद आती है अपदांत जश्व संधि। ये जो है जश्व संधि का दूसरा उदाहरण है, प्रकार है। तो अपदांत जश्व संधि मतलब जो दूसरे धातुओं के साथ भी जुड़ के हो जाती है। झलाम जश झशी जो सूत्र है, ये जो अष्टाध्यायी में 8.4.53 इस संख्या का सूत्र है, और इसमें 3 पद हैं, झलाम जश झशी। तो 2 पद तो वही है जो पहले भी हमने पढ़ चुके हैं, उनका अर्थ सब कुछ हमको क्लियर है। इसमें एक और आता है झशी, तो इसका क्या अर्थ है वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाता हूं। ये वही है, अर्थ वही है कि झलाम मतलब झल वर्णों के स्थान पर जश वर्णों का आदेश होगा। कहानी वही है पुरानी, कुछ नया आया है, तो वो आया है झशी। मतलब कब होगा उसकी अब शर्त रख दी। पदांत में शर्त नहीं थी, अब यहाँ जो अपदांत है इसमें शर्त रख दी कि तब होगा जब झल के बाद जो उत्तर पद का प्रथम वर्ण होगा वो झष प्रत्याहार का वर्ण हो। जब झल प्रत्याहार के किसी भी वर्ण का झष प्रत्याहार के किसी भी वर्ण के साथ संयोग होगा, तो उसके बाद झल प्रत्याहार के स्थान पर जश प्रत्याहार का आदेश होगा, और यही जश्व संधि कहलाएगी, जो जश्व संधि का दूसरा प्रकार
अपदांत जश्व संधि के उदाहरण कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसी चीज को और आसान तरीके से, मजेदार तरीके से देखें तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण हमारा होगा झल प्रत्याहार का कोई भी। झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जो हमारे 5 वर्ग है, पंचवर्गों का प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण या फिर ऊष्म वर्ण। ठीक है, और उसके बाद मतलब उत्तर पद का प्रथम वर्ण क्या हो? झष प्रत्याहार, मतलब प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण, तीसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, जब इन दोनों का मेल होगा तो झल प्रत्याहार के स्थान पर, पूर्व वर्ण के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? वो हो जाएगा जश, मतलब उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। ठीक है, तो मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे या ऊष्म वर्ण के साथ यदि उसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण का मेल हो तो उनके स्थान पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या ऊष्म वर्ण है, पूर्व वर्ण, उसके स्थान पर आदेश हो जाएगा जश प्रत्याहार का। सीधी सी बात है, बहुत आसान है। इस चीज को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जश्व संधि का। अब दोस्तों उदाहरण देखते हैं इसके कुछ। उदाहरण इसके कुछ ऐसे हो सकते हैं अपदांत के, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं क्रुद्ध, शुद्ध, युद्ध, ये तीनों क्या है? ये धातुएं हैं। ठीक है, अब इसमें अपदांत है इसलिए पद के स्थान पे धातु है, पद नहीं है, क्योंकि अपद है ना, मतलब पद का न होना, तो यहाँ धातु दी गई है। तो क्रुद्ध एक धातु है जिसका अंतिम वर्ण ध है, जो क्या है? जो एक झल वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है अपने वर्ग का, और इसके स्थान पर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो ध है वो भी क्या है? वो झष प्रत्याहार का है, चतुर्थ वर्ण ही है उसी वर्ग का। झष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ना तीसरे और चौथे वर्ण, तो ये चौथा वर्ण उसके बाद आ रहा है उस प्रत्याहार का, इसीलिए ध के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा द। क्या बनेगा? क्रुद्ध। ऐसे ही दोस्तों शुद्ध भी है, शुद्ध के ध के स्थान पर उसी वर्ग का द आ जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा शुद्ध। और ऐसे ही युद्ध, युद्ध के ध के स्थान पर द बन जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण। तो दोस्तों ये एक संयोग है कि एक जैसे उदाहरण है, वरना इनके अलावा भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण हो, बहुत से उदाहरण है, आप पहचान सकते हैं उनको। ये पहचान है उनकी कि ऐसे ही उदाहरण होंगे, ऐसा ही कुछ उनमें हो रहा होगा। तो ये अगर आप कहीं देखें तो आप पहचान सकते हैं ये है। बहुत सही अंतर आपको पता चल गया है अभी तक पूरी जो जश्व संधि का है। अब दोस्तों यहाँ हम जाने कि आपने क्या सीखा, उसके लिए हम आपका एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं आप लोगों से कि ये जो जगत धन ईशः और लभ धन धः, ये जो 2 शब्द हैं, ये जो पद हैं, इनका जब मेल करेंगे तो कौन कौन से शब्द बनेंगे? जैसे जगत धन ईशः को जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? संधि पद। ऐसे ही लभ धन धः, इसका संधि पद क्या बनेगा? संधि युक्त। तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, ताकि हम देखेंगे और पता करेंगे कि हम आपको पढ़ा रहे हो कितना सही पढ़ा रहे हैं या आप कितना सीख रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको कोई टॉपिक, स्पेशल टॉपिक समझ नहीं आ रहा किसी भी विषय का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगली वीडियोस में वही टॉपिक कवर हो जाएगा, चिंता मत करिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।